देखो एक वर्ड सिमेट्री सिमेट्री बार बार यूज होगा। जैसे जैसे मान लो सिमेट्री कई टाइप की होती है। जैसे हम एक बोलते हैं कि स्फेरिकल सिमेट्री। तो समझाने के लिए कहीं पे भी सिमेट्रिकल का मतलब क्या समझोगे? स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री मतलब किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, तो इस स्फेरिकल सरफेस में यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है। अगर पॉइंट चार्ज है और ये गॉसियन सरफेस है, तो सिमेट्री का मतलब है कि जैसे मान लो हम दो तीन पॉइंट ले लेते हैं, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो अगर मान लो तुम ए पॉइंट पे खड़े हो, तो अब ए के रेस्पेक्ट में जैसा सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन इधर होगा वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन इधर है। जैसे मान लो कि तुम ओशन के बीच में हो, ठीक है, ओशन के बीच में हो, तो तुम्हें क्या है कि किसी भी पॉइंट पे अगर रहोगे तो तुम्हें क्या होगा, इनफाइनाइट तक वो समुंदर ही दिखेगा, चारों तरफ पानी पानी दिखेगा। अब जिस लोकेशन पे हो तुम वहां से शिफ्ट हो गए, मान लो ए से बी पे मूव कर गए, तो बी पॉइंट पे भी जाओगे तो बी पॉइंट पे भी वैसा ही नजारा होगा जैसा कि ए से था। तो अब इसमें क्या होगा, इसको हम बोलेंगे कि ए एंड बी पॉइंट आर सिमेट्रिकल, कि बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसा डिस्ट्रीब्यूशन यहां से है वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन यहां से है। वही चीज अगर हम स्फेरिकल में देखेंगे कि मान लो ये स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस में ए पॉइंट पे कोई खड़ा है, तो जिस टाइप का हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा या जिस टाइप का सरफेस दिखेगा, सेम टाइप का सरफेस इधर भी है। अब उसके बाद बी पे देखेंगे तो हमें फर्क नहीं पता चलेगा। अब वो ग्रेविटी वेविटी नहीं सोचना है कि सब बी पे होगा तो गिर जाएगा चाहे ऐसा वैसा। हम केवल सरफेस, कोई फोर्स नहीं देख रहे हैं। यहाँ से मूव करके कोई यहाँ आया तो उसके लिए भी क्या है, सारे पॉइंट इक्वलेंट है। जैसे पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इधर था वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन इधर है, तो ये बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल होगा। अब एक होती है सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल सिमेट्री मतलब कि जैसे मान लो कि हम चार्ज के लिए इसको गॉस लॉ में यूज करेंगे डिराइव करने के लिए। तो मान लो कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है। अब इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, इस पे हमने ऐसा एक सिलिंड्रिकल सरफेस हम आगे लेंगे। तो अब ये सिलिंड्रिकल सरफेस सिमेट्रिकल है। क्यों सिमेट्रिकल है? क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एडवांस में नोन होनी चाहिए, तभी हम ई डॉट डी एस कर पाएंगे। मैग्नीट्यूड अननोन है, मैग्नीट्यूड हम गॉस लॉ को फाइंड करते हैं गॉस लॉ को सॉल्व करके, बट डायरेक्शन जो है हम डायरेक्शन हमें एडवांस में नोन होनी चाहिए, और वो डायरेक्शन फाइंड करते हैं हम लोग सिमेट्री से, सिमेट्री के लॉजिक से। कैसे? जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, दो पॉइंट हम लेते हैं, पॉइंट 1 है और पॉइंट 2 है। तो अब पॉइंट 1 पे मान लो कि तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी डायरेक्शन मान लिया ऐसे। तो लेमैन लैंग्वेज में अगर इसको समझेंगे तो ऐसा होगा कि भाई इधर वाला, इधर एक पॉइंट मान लेते हैं 3 है, इधर एक पॉइंट 2 है। तो फिर ऐसा लॉजिक होगा 3 पॉइंट का कि जैसा पॉइंट 2 है वैसा ही पॉइंट 3 है, क्योंकि 3 के ऊपर भी इंफिनिटी तक चार्ज है और नीचे भी इंफिनिटी तक चार्ज है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे ही तरफ इंक्लाइंड क्यों होगा, कि जैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा डिस्टेंस भी इसकी सेम है, चार्जेस भी ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे तरफ इंक्लाइन क्यों होगा। तो फिर मान लो किसी ने क्या किया कि ठीक है इधर अगर इंक्लाइन कर दिया, तो उसे फिर टू का लॉजिक होगा कि ऐसी क्या खास बात है कि मेरे तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लाइंड है। अगर डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, तो हमारे पास रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड एज्यूम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कि चलो ठीक है किसी एक की तरफ इंक्लाइन नहीं होगा, हम रेडियली आउटवर्ड एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम रेडियल डायरेक्शन एज्यूम कर लेंगे, ये या ये कोई भी। तो अगर ये एज्यूम करके सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आएगा, मतलब हमारा एज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है। ये लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव आएगा, मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ऐसे हम, तो यस सर। ये सारे पॉइंट्स जो हैं सिमेट्रिकल है। सेम स्फेयर के केस में मान लो बी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन को ऐसे टिल्ट कर देते हैं टुवर्ड्स से, तो फिर लॉजिक होगा कि ये तो सेम है, ए और सी एग्जैक्टली सेम है, तो ए की तरफ इंक्लाइन क्यों होगा, सी की तरफ नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाए रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड का। ये सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव होगा, ये सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो जनरली हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी फील्ड होता है वो अवे होता है, आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड ही हम डायरेक्शन मान लेंगे। हर जगह पे कहीं पे भी ऐसे ही गॉस के सिमेट्रिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में है, एम्पियर्स लॉ। तो हर जगह हमें सिमेट्री का आर्गुमेंट यूज करके फाइंड करना होता है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वहां फाइंड करेंगे। तो सिमेट्री से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अब ये सेम सरफेस लिया है, आर डिस्टेंस पे ही लिया है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, और फिर उसका हम वेरिएशन फाइंड करेंगे। तो सेम तरीके से अगर इनफाइनाइट सरफेस लेते हैं तो इनफाइनाइट सरफेस के लिए जैसे ये ओशन वाला एग्जांपल लिया, बीच में कहीं पे भी रहेंगे, चारों तरफ सेम सेम दिखेगा, तो हर पॉइंट जो है वो सिमेट्रिकल है एक दूसरे के। तो अगर मान लो ये चार्ज सरफेस है, इनफाइनाइट सरफेस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें नॉर्मल डायरेक्शन में ही एक डायरेक्शन मिलेगी यूजिंग सिमेट्री, कि हर पॉइंट सिमेट्रिकल है, तो किसी एक की तरफ हम फील्ड को टिल्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से जब हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, तो मैं बेसिक पॉइंट बता दे रहा हूँ कि गॉस लॉ अप्लाई करते हैं क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें सिमेट्री होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम हो जाता है और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो जाती है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाते हैं। बट अगर मान लो कि कोई ऐसा पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज में ऐसे टाइप का सरफेस ले लिया, तो यहाँ पे हर पॉइंट जो है सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल नहीं है, कोई r1 डिस्टेंस पे, कोई r2 डिस्टेंस पे, कोई r3 डिस्टेंस पे, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ पे जो है E1 होगा, यहाँ पे कुछ E2 हो जाएगा, इधर जो है E3 हो जाएगा। तो E3 होगा, तो अब अगर हम यही स्टेटमेंट लिखते हैं E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको अगर हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं ये 3 ही पॉइंट्स हैं, तो हम ऐसे लिख लेंगे कि E1 डॉट डी एस वन प्लस E2 डॉट डी एस टू प्लस E3 डॉट डी एस थ्री। अब ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, अब बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हैं तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे अननोन हो गए। तो इसलिए कि अगर सिमेट्री है तो गॉस लॉ हमारे लिए यूजफुल है, बट एप्लीकेबल इन ऑल द सिचुएशंस। कि गॉस लॉ इज यूजफुल मतलब हमारे काम आना चाहिए। कुछ कैसा काम, कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, फ्लक्स निकालने के लिए, ये सब। तो अगर हम ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं यूजिंग गॉस लॉ, तो हम बोलेंगे कि भाई यूजफुल है ये। अदरवाइज क्या है, ये एप्लीकेबल तो एवरी सिचुएशन में है, वेदर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, किसी भी टाइप का है। इस गॉसियन सरफेस के लिए भी हमारा गॉस लॉ तो वैलिड है, हम अप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन इसको सॉल्व करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता पाएंगे। तो ये बेसिक पॉइंट है इसमें, या फिर आगे हम मैग्नेटिक में पढ़ेंगे, वहां पे एम्पियर्स लॉ होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आगे बात समझ में। एक हाई टेंशन सप्लाई क्या होता है सर? हाई टेंशन सप्लाई मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस। हाई टेंशन का मतलब टेंशन नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। हाई टेंशन वायर जैसे होता है कहीं पे भी, तो उसमें क्या है कि जो जो मेन केबल पावर हाउस से आ रहे हैं तो वो हाई टेंशन वायर होंगे। जो ट्रांसमिशन में केबल यूज होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो भी हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, तो वो भी सेम है। हाई टेंशन मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस। और सर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों होता है सर? हाई टेंशन वायर का, हाई टेंशन वायर का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए बोलेंगे तो देखो क्या होता है कि V इज इक्वल टू आई आर। अब ये ट्रांसफार्मर का फंक्शन है, कोई भी ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सेंड करता है कहाँ से कहाँ तक, जहाँ जनरेट होती है और जहाँ कंज्यूम होती है। हमारे घर में कंज्यूम होती है, पावर हाउस में भी नहीं तो पावर प्लांट में जनरेट हो रहा है, तो मान लो पावर प्लांट से पावर हाउस तक हमें ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट करना है तो ये जो है हाई टेंशन वायर हुआ। अब इस हाई टेंशन वायर में ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो पोटेंशियल बढ़ा देता है, पोटेंशियल इंक्रीज कर देता है। मतलब मान लो कि पावर हाउस में, पावर प्लांट में जनरेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये तो बहुत कम है, 200 वोल्ट का हुआ, तो ये इसको ऐसे इसकी फंक्शनिंग होती है कि ये इसको मान लो 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो सेम जो एनर्जी है, एनर्जी जो हर एनर्जी जितना पावर प्लांट से जनरेट हो रहा है, तो पावर ऑफ द पावर प्लांट वो हम क्या बोल सकते हैं कि वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है। वोल्टेज इंटू करंट ही क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। तो मान लो पावर हाउस से सर पावर प्लांट से जनरेट हुआ तो इतनी एनर्जी पर सेकंड जनरेट हो रही है। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज बढ़ा देता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट जो है डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट रहनी है, लॉस अगर हम इग्नोर करते हैं। हाँ, तो अगर वोल्टेज बढ़ जा रहा है तो वो करंट डिक्रीज हो गई। अब करंट डिक्रीज करने के पीछे लॉजिक ये है कि जब भी ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें कुछ हीट लॉसेस होंगे ट्रांसपोर्टेशन में। तो हीट लॉस क्या होंगे, वो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, आई आई स्क्वायर आर हीट एनर्जी। लॉसेस। आई स्क्वायर आर लॉसेस जो कि वायर में, हाई टेंशन वायर में हीट लॉस होगा, तो वो आई स्क्वायर आर लॉसेस जो है वो कम हो जाते हैं। कि अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा तो करंट इसमें किसी भी गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और कम हो जाएगा।
जब करंट कम होगी तो हीट लॉसेस हमारे कम होंगे ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। सो टू मिनिमाइज द हीट लॉसेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, हाई टेंशन वायर हैज लार्ज रेजिस्टेंस और हाई पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो यस सर। गॉस गॉस लॉ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो गॉस लॉ वाले क्वेश्चन में ये था कि कोई क्यूब है और क्यूब के सेंटर पे था। अब इसमें थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा भाई, ठीक है, थोड़ा विजुलाइजेशन है। अभी हम लोग ये जो नोट्स है उसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो टाइम चला जाएगा हैंग होने की वजह से। तो यहीं पे देखते हैं कि ये क्यूब है और क्यूब के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे चार्ज की लोकेशन है। इसमें थोड़ा विजुलाइजेशन रिक्वायर्ड है। सोचोगे अपने रूम, जिस रूम में बैठे हुए वहां से विजुलाइज कर सकते हो। चार्ज यहाँ पे मान लिया प्लेस किया, कहीं पे भी प्लेस करेंगे। तो हमें फाइंड करना था फ्लक्स थ्रू ईच फेस, एक टेबल बनाया था, फ्लक्स थ्रू ईच फेस एंड फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। तो ये सारी चीज लिख रहे थे, फ्लक्स थ्रू ईच फेस एंड टोटल, और ये थी लोकेशन। तो पहला था कि बॉडी सेंटर पे अगर होगा, बॉडी सेंटर पे अगर हुआ तो बॉडी सेंटर पे। दूसरा था फेस सेंटर पे, फेस सेंटर पे। तीसरा था एज सेंटर पे, ये जो है एज सेंटर पे। और फोर्थ था कॉर्नर पे, किसी कॉर्नर पे अगर प्लेस करेंगे। तो टोटल फ्लक्स क्यूब के थ्रू कितना होगा और फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फ्लक्स थ्रू ईच फेस, हर फेस के थ्रू। तो बॉडी सेंटर अगर प्लेस करेंगे तो बॉडी सेंटर पे टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर फेस सेंटर पे प्लेस करेंगे, फेस सेंटर पे प्लेस करेंगे, सिमेट्रिकल प्लेसिंग है। तो सिमेट्रिकल प्लेसिंग से इस क्यूब को कितना चार्ज इंक्लोज्ड होगा, वो हो जाएगा क्यू बाई 2। तो ये था, आया था क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एज सेंटर पे अगर प्लेस करेंगे, एज के सेंटर पे है, तो एक क्यूब को कितना मिलेगा, क्यू बाई 4। तो ये हो जाएगा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। और कॉर्नर पे कितना था, क्यू बाई 8, क्यू बाई, हाँ कॉर्नर के लिए था 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है ईच फेस। तो पहला ले लेते हैं कि हम सर बॉडी सेंटर पे। हाँ बताओ। सर वो जो क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट तो कैसे हो रहा है? क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट हुआ एज सेंटर पे। अच्छा ठीक है, जैसे मान लो किसी एज को अगर देखते हैं, एज पे सिमेट्रिकली लोकेटेड है, एज पे अगर सिमेट्रिकली लोकेटेड है तो विजुलाइज करना हमें कि कोई भी एज कितने सराउंडिंग क्यूब के साथ शेयर्ड होगा, कितने सराउंडिंग के साथ शेयर्ड होगा, ये देखना है हमें। कि कोई भी अगर एज है तो ऐसे देख लो कि मान लेते हैं कि ये सराउंडिंग इसके ऊपर, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये मानो साइड, फ्रंट से हम देख रहे हैं, फ्रंट से अगर हम ऐसे देखेंगे, फ्रंट से हम ऐसे देखते हैं तो फ्रंट से हमें ये स्क्वायर फेस दिखेगा, ये जो क्यूब होगा उसका स्क्वायर फेस दिखेगा। अब हम इसके चारों तरफ क्या कर सकते हैं कि ऐसे रिमेनिंग 3 क्यूब जो है एज्यूम कर सकते हैं। रिमेनिंग जो है 3 क्यूब सराउंडिंग में, आसपास में, ये सराउंडिंग, ये सराउंडिंग, ये सराउंडिंग, ये हमारा ओरिजिनल है। अब इसके एज पे लोकेटेड है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये सिमेट्रिकली लोकेटेड होगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए, अदरवाइज वो पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो सराउंडिंग, अभी इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हुआ, ये देखो क्यू बाई 4, एज की बात हो रही है, ये कितना, इतना ही चार्ज इस गॉसियन सरफेस को मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? यस सर। तो अब एज के लिए, अब ईच फेस के लिए विजुलाइज करो, ईच फेस के लिए। तो ईच फेस में जैसे हम लेते हैं कि बॉडी सेंटर वाला अगर है, तो बॉडी सेंटर में अगर फ्रंट से ही हम देखते हैं, यही ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर को ऐसा दिखेगा, फ्रंट फेस स्क्वायर।
और फ्रंट फेस स्क्वायर है और यहाँ पे है चार्ज बॉडी सेंटर पे लोकेटेड है। तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न इसको टॉप फेस पे मिलेगा, वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न, वही मैग्नीट्यूड और वही डायरेक्शन यहाँ पे भी मिलेगी। मतलब सपोज करो कि यहाँ पे एक ए पॉइंट है, तो इसके सिमेट्रिकल एक ए पॉइंट इस सरफेस पे भी हमें मिल जाएगा। तो जितना फ्लक्स यहाँ से मिल रहा होगा उतना ही फ्लक्स यहाँ से भी हमें मिलेगा। सिमिलरली इधर एक बी पॉइंट अगर मिल रहा है तो उतना ही फ्लक्स हमें इस साइड से भी मिल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये दोनों हैं। तो ये क्या है, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे। सेम यहाँ से देखोगे कि जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, ये फेस से सेम टाइप का और यहाँ से भी क्या है, सेम टाइप का। मतलब ये जो बॉडी का सेंटर है वो बॉडी का सेंटर ऑल 6 फेसेस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, ऑल 6 फेसेस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। मतलब जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इस फेस पे मिलेगा टॉप पे, वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बॉटम पे भी मिलेगा, साइड से भी मिलेगा, फ्रंट बैक से भी मिलेगा। तो अगर सारे के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल है तो फ्लक्स भी सेम होगा। तो मान लिया कि इंडिविजुअल फेस का फ्लक्स है फाई, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा 6 फाई, और 6 फाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स विच इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फाई की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो हर फेस का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो इसमें देखो अब ऐसा क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और ऐसे दिया हुआ है कि एक ये एज है, एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट से a/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज लोकेटेड है, ठीक है, a/2 पे। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है ऑब्जेक्टिव में भी। अब यहाँ से पूछा फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर फेस। ये मान लो डिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है a/2, ऐसा ये है। तो अब इसमें क्या है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक तो तरीका था कौन सा, मैथ वाला, E.ds इंटीग्रेशन वाला, और वो जो है बहुत डिफिकल्ट है, टॉर्चरस है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम सिमेट्री यूज कर पाते हैं तो गॉस लॉ से हमारा इजीली आ जाएगा तुरंत। तो अब यहाँ सिमेट्री यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करना पड़ेगा तो इसको हम विजुअलाइज कर लेंगे, क्योंकि गॉस लॉ एप्लीकेबल है किस केस में, केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए। अब वो हमारी चॉइस पे हम कैसा सरफेस अज्यूम करते हैं। तो हम ऐसे ऐसे प्लेट ही, जैसे इस क्यूब का ये एक फेस की तरह से बिहेव कर रहा है, तो साइड से चारों तरफ से जो है रिमेनिंग 5 प्लेट को अरेंज कर देंगे। कि सिमेट्री अप्लाई करने के लिए हम ऐसे साइड से ये जो फेसेस हैं इनको क्लोज कर देंगे, तो ये क्यूब फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे ही क्यूब फॉर्म होगा तो ये उसका बॉडी सेंटर हो जाएगा। बॉडी सेंटर होगा तो एक के थ्रू फ्लक्स हम निकाल पाएंगे, वो हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो क्वेश्चन है वो इनडायरेक्टली क्या है, इसी का एप्लीकेशन है। ये जो क्वेश्चन है वो इसी का एप्लीकेशन है। आई बात समझ में? यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ तो हाँ इसमें जो है, इसमें देखो फ्लक्स फाइंड करना है, एक प्लेट है, एक प्लेट के लिए हमें फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, उसको हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है तो हम इसी टाइप के स्क्वायर प्लेट लगा लगा के उसी डायमेंशन के, सो दैट कि ये क्या हो जाए, ये एक क्यूब फॉर्म हो जाए ऐसे। जब ये क्यूब फॉर्म हो जाएगा तो ये चार्ज लोकेटेड हो जाएगा इस क्यूब के बॉडी सेंटर पे। जब बॉडी सेंटर पे लोकेटेड होगा तो सारे फेस जो है सिमेट्रिकल होंगे। तो एक फेस का हम जानते हैं कि वो हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो वही फ्लक्स होगा जो हमें फाइंड करना था। तो गॉस लॉ को यूज करके डायरेक्ट बता देंगे, अदरवाइज जो है ऐसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसको अवॉइड करना है। आई बात समझ में? सर अगर वैसा दो फेसेस दिया होता है तो भी हम वैसे ही करेंगे। हाँ, दो फेस दिया होता तो वो जो है क्यू बाई 3 हाँ क्यू बाई 3 हो जाता। मतलब कि देखो, अब तुमको पता कैसे चलेगा सिमेट्री अप्लाई करना, मैथ को अवॉइड करना है हमेशा। फिजिक्स है तो फिजिक्स को मतलब कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करने की कोशिश करना है, अदरवाइज जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वहाँ तो मैथ डालना ही पड़ेगा। तो जैसे तुम्हें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स, ये वो
तो यहाँ पे तो तुम्हें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते हो। बट उसके अलावा कोई डायग्राम दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, तो हमें सिमेट्री से सोचना है। कैसे सिमेट्री? कि किसी तरीके से हम सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लें और टोटल फ्लक्स निकाल लें और उसके एक पार्ट का फ्लक्स बता दें। तो ये हुआ। अब फेस सेंटर देखो, फेस सेंटर में थोड़ा सा टेंशन होगा भाई, दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। फेस सेंटर में फेस सेंटर के लिए सोचो कि कितना होगा फ्लक्स हर फेस के थ्रू। टोटल तो हमें पता है Q/2। तो वही ऑब्जर्वर है, साइड से देख रहा है, फ्रंट से देख रहा है। फ्रंट से देखेगा तो इसको स्क्वायर दिखेगा। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा सा ऑन कर लो। यहाँ पे फेस, ये साइड से हमें फेस दिखेगा, फेस है तो पूरा फेस हम फ्रंट से देख रहे हैं तो ऐसा फेस दिखेगा, हाफ जो है इसके अंदर मिला। तो अब अगर देखेंगे तो इस सरफेस पे, जिस फेस पे वो लोकेटेड है, उस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड ऐसा होगा। और इधर जो है ऐसे, ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा। तो अब मान लो इस जिस फेस पे वो लोकेटेड है वहां पे तुम फ्लक्स फाइंड करने के लिए सोचोगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया वेक्टर और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो इस फेस के थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। कि जिस फेस पे लोकेटेड है, ये हम जानते हैं फ्लक्स जीरो होने का मतलब है कि कोई भी लाइन सरफेस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। फ्लक्स हमें मिल रहा है मतलब लाइन का इंटरसेक्शन होना चाहिए। अगर ये चार्ज सिमेट्रिकली लोकेटेड है तो जो लाइंस निकलेंगी वो तो रेडियल ही निकलेंगी। रेडियल निकल रही होंगी तो सरफेस के टेंजेंशियल होंगी। तो जिस फेस पे था उस फेस का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा जीरो। टोटल तो 6 फेस, 6 में से एक का कंट्रीब्यूशन तो हो गया जीरो, एक का कंट्रीब्यूशन जीरो, रिमेनिंग बचे 5। अब 5 में भी हम देखेंगे तो 4 जो है एक टाइप के फेसेस हैं। ये टॉप फेस, ये टॉप फेस और ये बॉटम फेस, और जो फ्रंट फेस और बैक फेस। मतलब तुम अगर वॉल के रिस्पेक्ट में देखोगे, जहां पे जिस कमरे में बैठे हुए हो, जिस वॉल के अगेंस्ट अगर मान लो लेटे हुए हो, तो वहां से अगर देखोगे तो टॉप फेस, जो सीलिंग है, जो ग्राउंड है, और दोनों वर्टिकल वॉल हैं एक्सेप्ट फ्रंट वॉल, साइड वॉल, ये दोनों जो है बिल्कुल सिमेट्रिकल टाइप के हैं। मतलब जैसे 2 मीटर पे जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है, वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसा ही एक पॉइंट यहाँ भी लोकेटेड होगा, जहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो ये से फ्लक्स सेम है, फील्ड सेम है, फील्ड सेम है तो हमें फ्लक्स सेम मिलेगा। सिमिलरली यहाँ से अगर देखेंगे, जो जो दो ये वाले जो दो फेसेस हैं, क्विकली ये वाला देख लेते हैं। जैसे ये जो क्यूब वाला था ये है। अब यहाँ से देखो, ये टॉप के लिए तो मिल गया, ये साइड वाला जो है, साइड, ये जो फ्रंट जो ऑब्जर्वर की तरफ से था, ये फ्रंट, और ये जो बैक वाला फेस है, ये वाला फेस, इधर भी क्या होगा? इस टाइप का होगा। तो अगर यहां से जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो टॉप का फ्लक्स सेम होगा, बॉटम का फ्लक्स सेम होगा, साइड का फ्लक्स सेम होगा, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड के फ्लक्स सेम होंगे। ये सामने वाले का फ्लक्स अलग होगा, जो वर्टिकल फेस है ये, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस यहाँ से बढ़ जाएगा। यहाँ से मान लो 10 सेंटीमीटर मिल रहा है तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा कुछ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि जो एक तो था फ्लक्स जीरो और दूसरा फ्लक्स जो है वो सेम था, तो इसको लिख सकते हैं कौन से 4 फेसेस के फ्लक्स सेम थे, और थर्ड जो है वो फ्लक्स हमें पता नहीं है, वो φ2, और रिमेन टोटल का कितना है फेस है, तो ये है Q/2ε0। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल है और दोनों ही अननोन है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं फाइंड कर पाएंगे। इन केस अगर क्वेश्चन आता है, दिया हुआ होता है कि एज्यूम द फ्लक्स थ्रू दिस फेस इज इक्वल टू दिस मच, तो उसको पुट करके हम रिमेनिंग को फ्लक्सेस को फाइंड कर सकते हैं। कितने लोग, कहीं कहीं समझ में तो नहीं आ गया? यार गलती से भी समझ में नहीं आया। मुझे पूरी उम्मीद थी। सर समझ में आया सर। अच्छा, एक और बार बता दीजिए। यस सर। हाँ यार विजुअलाइजेशन का प्रॉब्लम है। हाँ, 4 फेसेस जो है अब इसमें 3 डायमेंशनली जो है तुमको
देखना पड़ेगा ये कौन है भाई। स्वागत, ठीक है। देखो डायग्राम जो है ये 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट किया, ये जो है हाँ ठीक है वही बोल रहा हूँ, थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। एक बार विजुलाइजेशन रिक्वायर्ड है, इसके ऊपर अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक कष्ट थोड़ा सा होगा। जिस रूम में तुम बैठे हुए हो जहां पे भी, तो जिस वॉल के अगेंस्ट, मान लो तुम टेक लेके बैठे हुए, बेड के साइड में एक वॉल है, तो अगर उस रूम में हो तो तुम्हारे 4 वॉल्स हैं जो कि सिमेट्रिकल हैं। कौन कौन से? यहाँ पे जो क्यूब फिट से ड्रॉ करता हूं, जैसे मान लो क्यूब के फेसेस हम देखते हैं एक्सिस वाइज अगर हम देखते हैं कि ये एक्स वाई एक्सिस है, कि ये एक्स वाई जेड है, तो फेसेस का प्लेन सोचोगे किस किस प्लेन में लोकेटेड है। ये है फेसेस का प्लेन। 6 फेसेस कौन कौन से प्लेन में लोकेटेड है? ये एक्स वाई और जेड है। ठीक है, अब एक्स वाई प्लेन में लोकेटेड है कौन सा? बैक फेस। यहाँ पे हम बोलेंगे क्या? फ्रंट फेस। ये यहाँ से ऑब्जर्वर जो है यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो ऑब्जर्वर के लिए जो है फ्रंट और बैक जो होगा, फ्रंट और बैक फेस किस प्लेन में होगा, किस प्लेन के पैरेलल होगा? क्या ये विजुलाइज कर पा रहे हो? एक्स वाई का यस सर। ठीक है। और टॉप बॉटम जो है, टॉप एंड टॉप बॉटम जो है वो हो जाएगा जेड एक्स, वो जो है जेड एक्स में है। और जो साइड वाले हैं, ये लेफ्ट वाला है, यहाँ पे हम बोल देते हैं ये लेफ्ट है, और ये जो है राइट है, इस ऑब्जर्वर के लेफ्ट में और राइट में। तो लेफ्ट एंड राइट जो है वो वाई जेड, ये ठीक है, ये विजुलाइज हुआ। अब हमारे चार्ज लोकेटेड है कहाँ पे? चार्ज लोकेटेड हम इस फेस पे मानते हैं, एक्स वाई। तो अगर एक्स वाई पे लोकेटेड है तो ये बात समझ में आ गई है कि ये 0 है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेंजेंशियल होगा, इसको टच करता हुआ ऐसे से जाएगा, सरफेस को टच करता हुआ, तो ये 0 है। ये समझ में आया? ये 0 वाला समझ में, 0 वाला समझ में आ रहा है ना? अब हम देखते हैं 4 फेसेस। 4 फेसेस कौन कौन से? ये जो टॉप फेस है, ये जो टॉप फेस है, ये फ्रंट बैक नहीं, इसको छोड़ देना है। ये 2 और ये 2, ये नहीं, ये 2 टॉप बॉटम, ये टॉप और ये बॉटम। और लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट जो है ये जो है ये, और राइट वाले पे तो लोकेटेड ही है वो, सॉरी यार, लेफ्ट राइट नहीं, राइट पे तो लोकेटेड ही है, ये नहीं, ये फ्रंट बैक। इस वाले फेस जो वर्टिकल है, जो एक्स वाई प्लेन में है, ये फ्रंट, और ये पीछे वाला जो है बैक, ये टॉप और ये बॉटम। ये 4 फेसेस जो कि ऐसे हैं, ये और ये ऊपर। तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर का तुम एक स्टिक लिए हुए हो, तो वहां से मान लेते हैं ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो तुम्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिलेगा, एक बॉटम में मिलेगा और एक उस साइड मिलेगा। जो ये 4 फेसेस हैं, ये जो 4 फेसेस हैं जो इधर वाले, इस फेस को छोड़ देना है। ये लेफ्ट राइट को हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि राइट वाले फेस पे तो है ही, उसका फ्लक्स 0 है। लेफ्ट का हम छोड़ देते हैं, सिर्फ कौन सा? फ्रंट, बैक, टॉप और बॉटम। तो अगर यहां से देखोगे, तो यहां से अगर डिस्टेंस यहां से मान लो एक पॉइंट की 10 सेंटीमीटर है, तो तुम्हें 10 सेंटीमीटर पे इधर भी एक पॉइंट मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर पे इधर भी पॉइंट मिल जाएगा, और 10 सेंटीमीटर पे उधर भी मिल जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक स्टिक है, तो ऊपर वाला सीलिंग भी टच कर पाओगे, लेफ्ट वाली वॉल भी टच कर पाओगे, ग्राउंड पे भी टच कर पाओगे, और राइट में भी टच कर पाओगे। तो 4 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं जिसकी डिस्टेंस तुम्हारे से सेम है। ठीक है, ये बात समझ पा रहे? यस सर, यस सर। अभी भी सन्नाटे में ही है, कोई लोग सदमे में चल रहा है। ये 4, यहाँ से 4 पॉइंट्स हैं, ये जो 4 फेसेस हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, फ्रंट और बैक,
ये जो 4 फेसेस हैं, यहाँ का कोई भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें एक सेम टाइप का भाई भाई टाइप का पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, जब सेम डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर भी सेम होगी, इधर भी सेम होगी। वही फेसेस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं कि अगर 2D में हम देखते हैं तो जैसा पॉइंट यहाँ से टॉप वाले से मिल रहा है वैसा ही पॉइंट हमें बॉटम से मिलेगा। तो जब एग्जैक्टली सेम पॉइंट मिल रहा है तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर ही है, तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर भी सेम होगा। सेम होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट सेम होगा, फ्लक्स सेम आएगा। तो ये 4 फेसेस के थ्रू हमें फ्लक्स सेम मिलेगा। समझ पाए? और हाँ सर। ये जो यस सर। जस्ट इसके जो जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट जहां पे चार्ज लोकेटेड है उसके जस्ट अपोजिट जो फेस है उस फेस पे कुछ डिस्टेंस अलग हो जाएगी। डिस्टेंस अगर अलग हो जाएगी तो क्या होगा? फील्ड अलग होगा, फील्ड अलग होगा तो फ्लक्स अलग होगा। तो इसी को हमने मान लिया है कि ये जो है φ2 है, ये φ2 है और ये क्या है? φ1 है। ये जो है 4 फेसेस φ1 है। तो वही 4 फ्लक्स एक जैसे और ये 5th फ्लक्स एक जैसा है, एक तो 0 है, टोटल का सम हमें पता है। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल फ्लक्स फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, सिमेट्री हमें नहीं मिल पाया। तो एप्लीकेबल तो है बट यूजफुल नहीं है, तो यहाँ पे बोल देंगे कि ए नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल क्या? डेटा इनसफिशिएंट ऐसा बोल सकते हैं। तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं कैलकुलेट। समझ गए? अब अगला जो है दिमाग पे जोर नेक्स्ट के लिए। यस सर। अगला दिमाग पे जोर है एज के लिए। देखो ये जब डिस्कनेक्ट होगा तो तुम्हारे पास नोट्स में ये क्वेश्चन सारे कराए हुए हैं, तो एक बार तुम वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। वही गॉस लॉ में क्यूब में इंडिविजुअल फ्लक्स का कैलकुलेशन है। तो आज के लिए मेंटल एक्सरसाइज तुम्हारे लिए वही है। तो एज, उसके बाद हो गया ये फेस के बाद एज पे। तो एज को हम देखते हैं ऐसे, एज में भी पहले 0 विजुअलाइज करना है कि क्या किसी के थ्रू 0 है। फ्रंट से देखेंगे तो ऐसे इस लाइन पे हमें दिख रहा होगा ऐसा। तो यहां से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इधर इधर। तो इधर तो कोई एरिया ही नहीं। ये जो सरफेस है जिस एज पे ये लोकेटेड है, जो कॉमन है, एज के जो एडजेसेंट फेसेस हैं उनके थ्रू फ्लक्स 0 हो जाएगा। जैसे इसमें देखोगे कि अगर ये इस एज पे लोकेटेड है तो किसके थ्रू 0 होगा? एक तो टॉप के थ्रू 0 होगा और दूसरा ये लेफ्ट वाले के थ्रू 0 होगा, जो एडजेसेंट फेस है उस एज के साथ। क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये 0 है। तो 2 तो 0 मिल गया, चाहिए और 4। अब 4 देखेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में क्या कोई सिमेट्रिकल है? तो यहां से देखेंगे कि जैसा पॉइंट ये वर्टिकल वाला है लेफ्ट लेफ्ट, वैसा ही पॉइंट इधर मिल जाएगा हमें। मतलब ये 20 सेंटीमीटर पे एक मिला तो इधर भी 20 सेंटीमीटर पे इस फेस पे एक मिल जाएगा। तो इस एज के रेस्पेक्ट में उसके डायगनली अपोजिट एज, इस एज के डायगनली अपोजिट एज के जो एडजेसेंट फेसेस हैं उनके थ्रू फ्लक्स सेम मिलेगा। समझे? यस सर। और उस एज के जो परपेंडिकुलर फेसेस हैं कौन कौन से? फ्रंट और बैक। फ्रंट और बैक ये जो परपेंडिकुलर फेसेस हैं इस एज पे लोकेटेड था। तो इस एज के अलावा जो 2 फेसेस हैं, सिर्फ एक ये और एक ये दोनों फेसेस पे भी क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। 10 पे इधर एक पॉइंट मिला तो 10 पे एक उधर मिल जाएगा। तो इसके थ्रू हमें कुछ अलग मिलेगा क्योंकि डिस्टेंस ये तो आसपास है, लेफ्ट राइट में है। तुम यहाँ पे खड़े होगे तो तुम्हारे लेफ्ट राइट में ये होगा। तो इन दोनों के थ्रू हमें फ्लक्स सेम मिला, जो कि दोनों वर्टिकल फेसेस हैं, जो कि हमारे फ्रंट और बैक हैं। तो उनके थ्रू हो जाएगा 2φ1 और प्लस रिमेनिंग 2 जो कि डायगनली अपोजिट फेस हैं, इधर वाले फेसेस जिनको हमने ड्रॉ नहीं किया है, ये फेस और बॉटम फेस, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं। ये दोनों सिमेट्रिकल हैं ऐसे और ऐसे। तो 2φ1 प्लस 2φ2 इज इक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट।
ये हो जाएगा इसमें। क्यों भाई, डाइजेस्ट हुआ? हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। तो सर इतना तो फिर क्या इसमें भी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते? हाँ, इसमें भी फाइंड नहीं कर सकते, ईच फेस के लिए नहीं कर सकते। इसमें भी नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन में दिया होगा भी नहीं हो कि सकता। एक फेस अगर फाइंड करना है तो रिमेनिंग के थ्रू जो है हम फाइंड कर लेंगे। तो ये जो है ये भी नहीं हो पाएगा। अब लास्ट जो है मेहनत बची है कॉर्नर पे, तो कॉर्नर वाला तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट कॉर्नर वाला जो है एक बार तुम ट्राई करोगे खुद से वो क्वेश्चन। कॉर्नर पे हाँ अगर सर। क्विकली कोई बता सकता है कि कौन कौन से फेसेस जीरो हो जाएंगे? जो कॉर्नर से जो जो वर्टेक्स है वो वाला, उससे जो एजेस है वो सबका जीरो। हाँ हाँ हाँ, में जो ये जो तीन फेसेस फेस का हैं, जीरो, ये फेस और ये फेस, क्योंकि तीन रेडियली है फेसेस ये का एज, जीरो। तो 3 फेस का जीरो हो जाएगा और जी सर, और बाकी 3 फेस का सेम होगा, क्योंकि इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में डायगनली अपोजिट वाला कॉर्नर का फ्लक्स लोकेशन सेम है, तो इन 3 का जीरो होगा और रिमेनिंग 3 क्यू का बाई 24 5, एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो 3 का जीरो क्यू बाई 24। और क्यू 3 का हो जाएगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट।